आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 से साइंस बुक के नेक्स्ट टॉपिक को, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। लिखा है वन यूजफुल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग मोशन कैन बी अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मोशन को समझने का एक बहुत यूजफुल तरीका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी ग्राफ की मदद से मोशन को आसानी से समझा जा सकता है। ग्राफ हमें यह विजुअली दिखाते हैं कि पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन समय के साथ साथ कैसे बदल रहे हैं। आसान भाषा में कहिए तो ग्राफ देखकर हम आसानी से समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट तेज हो रहा है या धीमा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कैसे बदल रही है और ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट हो रहा है या नहीं। सच ग्राफ हेल्प इन कंपेयरिंग द मोशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। ऐसे ग्राफ मदद करती हैं दो ऑब्जेक्ट्स की मोशन की तुलना करने में, कंपेयर करने में। इन कैलकुलेटिंग फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे ग्राफ की मदद से हम स्पीड, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन जैसी फिजिकल क्वांटिटीज भी निकाल सकते हैं। और इन आइडेंटिफाइंग वेदर द मोशन इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। ग्राफ देखकर यह भी पता लगाया जा सकता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। आसान भाषा में कहिए, अगर ग्राफ सीधा और रेगुलर हो तो मोशन यूनिफॉर्म होता है, और अगर ग्राफ बदल रहा है तो मोशन नॉन यूनिफॉर्म कहलाता है। जैसे आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है, ग्राफ्स कई तरीके के होती हैं। ईच सिचुएटेड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा रिप्रेजेंटेशन। हर ग्राफ अलग प्रकार के डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। टू डिस्क्राइब मोशन वी विल यूज ग्राफ टू शो डिपेंडेंस ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी सच एज पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन ऑन अनदर क्वांटिटी सच एज टाइम। मोशन को समझने के लिए हम ऐसे ग्राफ्स बनाएंगे जो दिखाएंगे कि एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर कैसे डिपेंड करती है, जैसे पोजीशन और टाइम के बीच का ग्राफ, वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ, और एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम, यानी समय के साथ पोजीशन कैसे बदल रही है, समय के साथ उसकी स्पीड, वेलोसिटी कैसे बदल रही है, और समय के साथ कोई ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट कितना कर रहा है। ये ग्राफ्स हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम मोशन के लाइन ग्राफ्स बनाना और उन्हें समझना सीखते हैं। यहाँ नोट बॉक्स में लिखा है एक शॉर्ट नोट कि इस चैप्टर में जितने भी ग्राफ्स पढ़ेंगे वे सभी स्ट्रेट लाइन में हैं और केवल एक डायरेक्शन की मोशन के लिए होंगे। इन स्पेशल केसेस में डिस्टेंस ट्रेवल और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होंगे, क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम है, वो एक ही डायरेक्शन में बढ़ रही हैं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर इन सिचुएशन में बराबर होंगे, और अगर ये दोनों बराबर है तो इनकी स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी बराबर होगी। अगर स्टार्टिंग टाइम पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन 0 हो तो पोजीशन टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ दोनों सेम होंगे। इसी तरह वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ भी सेम होंगे, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट सेम है। आगे बढ़ते हैं। प्लॉटिंग ग्राफ। लिखा है टू प्लॉट अ ग्राफ लेट अस यूज द डाटा गिवन इन टेबल 4.3 फॉर अ व्हीकल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। अब ग्राफ बनाना सीखने के लिए टेबल 4.3 का डाटा लिया गया है। यह डाटा एक व्हीकल की मोशन को दिखाता है जो सीधी सड़क पर चल रही है। टाइम और पोजीशन, जैसे 0 सेकंड में 0 मीटर मतलब 0 सेकंड में वो अपनी पोजीशन पर रेस्ट में है, फिर 1 सेकंड बाद वो व्हीकल 20 मीटर पहुंची, सेकंड में 40 मीटर, थर्ड सेकंड में 60 मीटर। इस तरह आपको पता चलता है कि व्हीकल हर सेकंड में 20 मीटर आगे बढ़ रही है। अब एक्टिविटी 4.3, टेक अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर। सबसे पहले एक ग्राफ पेपर लीजिए। ग्राफ पेपर छोटे छोटे स्क्वायर्स में डिवाइड होता है, प्री डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्क्वायर, यानी छोटे छोटे स्क्वायर्स में डिवाइडेड होता है। इससे डाटा को सही जगह पर प्लॉट करना आसान होता है। स्टेप सेकंड, ऑन द ग्राफ पेपर ड्रॉ 2 लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज शोन इन फिगर 4.11a। जैसे कि 4.11a फिगर में दिखाया गया है, ग्राफ पेपर पर 2 लाइन बनाइए जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटे। इसे परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। जहां दोनों लाइन मिलती है उस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं और इसे O से रिप्रेजेंट किया जाता है। हॉरिजॉन्टल लाइन, जो हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर दिख रही है, उसे OX नाम दिया जाता है। इस लाइन को हम कहते हैं एक्स एक्सिस। और इसी तरीके से जो वर्टिकल लाइन है जिसका नाम है OY, इसे Y एक्सिस कहते हैं। अगला स्टेप, अब टेबल 4.3 के डाटा को देखिए। वी नीड टू डिसाइड विच क्वांटिटी, टाइम और पोजीशन टू बी शोन अलोंग ईच एक्सिस। अब तय करना है कि कौन सी क्वांटिटी एक्स एक्सिस पर होगी और कौन सी वाई एक्सिस पर। इस ग्राफ में टाइम एक्स एक्सिस पर है और पोजीशन वाई एक्सिस पर दिखाया जाएगा।
अब लिखा है आगे, डिटरमाइन अ सुटेबल स्केल फॉर ईच क्वांटिटी टू रिप्रेजेंट इट ऑन द ग्राफ पेपर। अब ग्राफ के लिए सुटेबल स्केल चूज करनी है, यानी कितने स्क्वायर्स किस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। वी नीड टू चूज स्केल्स दैट अलाउ अस टू रिप्रेजेंट द डाटा इफेक्टिवली एंड कन्वेंसली विथ while यूटिलाइजिंग द अवेलेबल स्पेस। स्केल ऐसी होनी चाहिए जिससे पूरा डाटा ग्राफ पेपर पर आसानी से आ जाए और ग्राफ साफ साफ दिखाई दे। एक्स एक्सिस पर 5 छोटे डिवीजन 1 सेकेंड लिए गए हैं। वाई एक्सिस पर 5 डिवीजन 20 मीटर्स के 20-20 मीटर के 5 डिवीजन्स लिए गए हैं, 5 भागों में बांटा गया है। अब चूजन स्केल की मदद से एक्स एक्सिस पर 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड जैसे वैल्यू मार्क की जाती है। सिमिलरली इसी तरीके से वाई एक्सिस पर 20 मीटर 40 मीटर 60 मीटर जैसे वैल्यू मार्क की जाती है। बिगिन प्लॉटिंग पॉइंट ऑन द ग्राफ पेपर टू रिप्रेजेंट ईच सेट ऑफ टाइम एंड पोजीशन वैल्यू फ्रॉम टेबल 4.3। अब टेबल के टाइम और पोजीशन की वैल्यू के अनुसार ग्राफ पर पॉइंट प्लॉट शुरू करना है। फर्स्ट पार्ट, टेबल के अनुसार टाइम 0 सेकेंड और पोजीशन 0 सेकेंड। The point corresponding to the set of the value on the graph will therefore be the origin itself। यहाँ पर टाइम 0 सेकेंड और पोजीशन भी 0 मीटर है, तो दोनों 0 हैं, तो इसलिए यह पॉइंट ओरिजिन पर होगा। सेकेंड 1 सेकेंड, टाइम है 1 सेकेंड, व्हीकल की पोजीशन है 20 मीटर। फिर इसे सबसे पहले एक्स एक्सिस पर 1 सेकेंड वाला पॉइंट ढूंढना है। फिर उसी पॉइंट से वाई एक्सिस की पैरेलल एक लाइन ऊपर की ओर खींची जाएगी। फिर अब वाई एक्सिस पर 20 मीटर वाले पॉइंट से एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचिए। जहां दोनों लाइंस मिलेगी वही पॉइंट टाइम 1 सेकेंड पर 20 मीटर पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा। थर्ड पार्ट, सिमिलरली प्लॉट ऑन द ग्राफ पेपर ऑल पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग टू पोजीशन ऑफ द व्हीकल एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम। इसी तरह बाकी सभी टाइम और पोजीशन वैल्यू के पॉइंट्स भी ग्राफ पर प्लॉट किए जाते हैं। Next step, once all points are plotted, connect them to create the position time graph for the vehicle's motion। अब सभी पॉइंट्स प्लॉट हो जाएंगे तो उन्हें मिलाकर एक पोजीशन टाइम ग्राफ बनाया जाता है। यहाँ ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनाता है। इसका मतलब कि व्हीकल यूनिफॉर्म मोशन में है, क्योंकि वह हर इक्वल टाइम पर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। यह पोजीशन टाइम ग्राफ बनाने का एक एग्जाम्पल था। सिमिलरली प्रोसीजर कैन बी यूज टू प्लॉट अदर ग्राफ विच यू विल लर्न इन अहेड। मतलब यहाँ पर लास्ट लाइन दी गई है कि इसी प्रकार के मेथड का इस्तेमाल करके दूसरे ग्राफ्स भी बनाए जाएंगे। रिमेंबर, नोट अ ग्राफ इज नॉट अ रूट मैप। ध्यान रखने वाली बात है कि ग्राफ कोई रास्ता दिखाने वाला नक्शा नहीं होता। इट डज नॉट शो द रूट बट हाउ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। ग्राफ यह नहीं दिखाता कि ऑब्जेक्ट किस रास्ते गया है, बल्कि यह दिखाता है कि समय के साथ ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की पोजीशन कैसे बदल रही है। Next topic, ready to go beyond the intermediate points representing possible values for position of a vehicle at intermediate time। कि ग्राफ में बीच में पॉइंट्स यह दिखाती हैं कि बीच बीच के समय पर व्हीकल्स की पॉसिबल पोजीशन क्या हो सकती है। दे आर करेक्ट इफ व्हीकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। ये इंटरमीडिएट पॉइंट तभी सही माने जाते हैं जब व्हीकल कांस्टेंट स्पीड से चल रही हो। For a vehicle starting from rest and speed up, the data for position and time are given in table 4.4। यहाँ एक ऐसी व्हीकल का एग्जाम्पल दिया गया है जो शुरुआत में रेस्ट में है और धीरे धीरे स्पीड बढ़ा रही है। उसकी पोजीशन और टाइम का डाटा टेबल 4.4 में दिया गया है। यहाँ पर है दिया है ये पूरा टेबल, इसको ध्यान से देख लीजिए। यहाँ देखा जा सकता है कि शुरुआत में व्हीकल धीरे धीरे चल रही है, फिर धीरे धीरे ज़्यादा डिस्टेंस तय करने लगती है, यानी स्पीड यहाँ पर आगे बढ़ रही है। फिर है चूज द स्केल टू बी। अब ग्राफ बनाने के लिए सूटेबल स्केल चूज की जा रही है। यहाँ पर लाइन एक्स एक्सिस पर 5 डिवीजन 2 सेकेंड्स के लिए गए हैं, वाई एक्सिस पर 5 डिवीजन 5 मीटर्स के लिए गए हैं। अब एक्टिविटी 4.3 में जो मेथड सीखी थी उसी मेथड का इस्तेमाल करेंगे। व्हीकल की अलग अलग पोजीशन के सभी पॉइंट्स ग्राफ पर मार्क किए जाते हैं। 4.11 सी की यहाँ 4.11 की तरह यहाँ पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पर नहीं आते, क्योंकि व्हीकल यूनिफॉर्म मोशन नहीं कर रही, उसकी स्पीड लगातार बढ़ रही है। इसलिए इन पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से नहीं बल्कि एक कर्व लाइन से जोड़ा जाता है।
4.12 इस ग्राफ में कर्व ऊपर की ओर ज़्यादा स्टीप होती जा रही है। इसका मतलब समय बढ़ने पर व्हीकल्स ज़्यादा डिस्टेंस तय कर रही है, यानी उसकी स्पीड बढ़ रही है। अब आप सीख चुके हैं कि मोशन के डाटा से ग्राफ कैसे बनाती हैं। अब आगे हम सीखेंगे कि ग्राफ्स को पढ़कर मोशन के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे समझी जाती है। टॉपिक है पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट द चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम। मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को दर्शाता है। यह दिखाता है कि समय के साथ ऑब्जेक्ट की पोजीशन कैसे बदल रही है। आप पहले ही दो पोजीशन टाइम ग्राफ बना चुके हैं, जो कि 4.11c और 4.12 फिगर में हमने देखा था। अब सवाल यह है कि इन ग्राफ्स को देखकर ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में क्या जानकारी मिल सकती है। What does the shape of this position time graph indicate about the nature of motion? अब यह समझाया जा रहा है कि ग्राफ का शेप मोशन के प्रकार के बारे में क्या बताता है। फिगर ए, कांस्टेंट वेलोसिटी in equal interval of time, say between 2 instant 2-3 second and 5-6 second, the magnitude of displacement of object are equal 20 meter. Magnitude of velocity is constant. मतलब इस लाइन में बताया गया है कि अगर बराबर समय में ऑब्जेक्ट बराबर डिस्प्लेसमेंट तय करे तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। यहाँ 2 सेकंड और 3 सेकंड और 5 सेकंड से 6 सेकंड तक दोनों इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर है, इसलिए ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। इस ग्राफ में स्ट्रेट लाइन बनी है। स्ट्रेट लाइन पोजीशन टाइम ग्राफ यह दिखाता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब फिगर बी के बारे में बात करें, चेंजिंग वेलोसिटी। अगर बराबर समय में डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा हो तो वेलोसिटी भी बढ़ रही है। यहाँ 4 सेकंड से 6 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कम है, 10 सेकंड से 12 सेकंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, इसलिए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ रही है। तो इस ग्राफ में कर्व बनी हुई है। कर्व पोजीशन टाइप ग्राफ यह दिखाता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, ऑब्जेक्ट एक्सीलरेटेड मोशन में है। क्वेश्चन है विच फिजिकल क्वांटिटी कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अ पोजीशन टाइम ग्राफ। अब यह समझाया जाएगा यहाँ पर कि पोजीशन टाइम ग्राफ से कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज निकाली जा सकती हैं। From the position time graph, you can find the position of an object at each instant of time. Position time graph से किसी भी समय पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता की जा सकती है। Does the graph provide information about any other position quantity as well? अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या ग्राफ किसी और क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन भी देता है। In fact, you can also calculate how fast the position is changing, the magnitude of velocity of the object. मतलब क्वेश्चन का जवाब दिया गया है कि हाँ, ग्राफ की सहायता से ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी निकाली जा सकती है, यानी पोजीशन कितनी तेजी से बदल रही है ये भी हम ग्राफ से पता लगा सकते हैं। एक्टिविटी 4.4 इन द पोजीशन टाइम ग्राफ वी प्लॉटेड फिगर 4.11c कंसिडर अ पार्ट से ए बी ऑफ द ग्राफ शोन इन 4.14b। मतलब यहाँ बताया गया है कि अब फिगर 4.11c के ग्राफ का एक छोटा भाग ए बी लिया गया है। यहाँ पर पॉइंट ए और पॉइंट बी से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल लाइंस खींची जाती हैं। स्टेप 2, जब लाइन को बढ़ाया जाता है तब ए बी सी नाम का एक ट्राइंगल बनता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट डू द साइड बी सी एंड सी ए ऑफ ट्राइंगल रिप्रेजेंट, कि ट्राइंगल की साइड बी सी और सी ए क्या दर्शाती है। तो बी सी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को दर्शाता है, यानी S2 से S1, मतलब S2 से S1 के बीच की दूरी, और AC रिप्रेजेंट करता है टाइम को, यहां पर T2 माइनस T1। आगे लिखा है स्टेप 3 में, एज पर इक्वेशन बाय द डिवाइडिंग द चेंज इन पोजीशन बाय द चेंज इन टाइम यू गेट द एवरेज वेलोसिटी। यानी एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए चेंज इन पोजीशन को डिवाइड करना होगा चेंज इन टाइम से, यानी BC डिवाइड बाय CA। फॉर्मूला इससे बनेगा, फॉर्मूला यहां पर आपको दिया गया है, ये टोटल कैलकुलेट करने का, एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है। आगे लिखा है कि अब ग्राफ से टाइम और डिस्टेंस की वैल्यू निकाली जाती है। अब ग्राफ से टाइम और डिस्टेंस की वैल्यू ली जाती है। इन वैल्यूज़ की सहायता से एवरेज वेलोसिटी निकाली जाती है। कैलकुलेशन इस तरीके से है, वेलोसिटी निकालने के लिए पहले हम डिस्टेंस को माइनस करेंगे और फिर टाइम को। तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी लिख ली 20 मीटर पर सेकेंड कैलकुलेशन के हिसाब से।
From a position time graph, by finding the position of the object at two instants of time, can we calculate the average velocity using equation? कि पोजीशन टाइम ग्राफ से दो अलग अलग समय की पोजीशन लेकर एवरेज वेलोसिटी निकाली जा सकती है। मैथमेटिक्स में बी सी डिवाइड बाई सी ए को लाइन ए बी की स्लोप कहते हैं। द स्लोप ऑफ अ लाइन इज द स्टीपनेस ऑफ द लाइन। स्लोप किसी लाइन की ढलान या स्टीपनेस को दर्शाता है। द स्लोप ऑफ अ गिवन graph given information about the rate of change of the quantity shown on y-axis with represent to the quantity shown on x-axis। ग्राफ की स्लोप यह बताती है कि y-axis वाली क्वांटिटी x-axis वाली क्वांटिटी के अनुसार कितनी तेजी से बदल रही है। मतलब आसान भाषा में कहे तो पोजीशन टाइम ग्राफ में स्लोप और वेलोसिटी इक्वल कहलाती है। रेडी टू गो बियॉन्ड में लिखा है कि अगर ग्राफ कर्व्ड हो, इन केस ऑफ कर्व ग्राफ, तो उसमें भी किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट की वेलोसिटी ग्राफ से निकाली जा सकती है। रेडी टू गो बियॉन्ड में लिखा है फॉर द केस ऑफ अ कर्व द वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट कैन इट आल्सो बी कैलकुलेटेड ज्योमेट्रिकली फ्रॉम द पोजीशन टाइम ग्राफ। अगर ग्राफ कर्व्ड हो तो उसमें भी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की वेलोसिटी ग्राफ से निकाली जा सकती है। आगे है वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स। वेलोसिटी टाइम ग्राफ यह दिखाता है कि समय के साथ किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कैसे बदल रही है। जिस प्रकार हमने पोजीशन टाइप ग्राफ बनाया था उसी प्रकार वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बनाया जाता है। इसीलिए वही स्टेप फॉलो किए जाते हैं जो एक्टिविटी 4.3 में सीखे थे। Let us take an example of car moving in the same direction on a straight stretch of a highway at a steady velocity 72 km or 20 मीटर पर सेकेंड। अब एक कार का एग्जाम्पल लिया गया है जो सीधे हाईवे पर चल रही है, सेम डायरेक्शन में चल रही है और उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। उसकी वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर है या 20 मीटर पर सेकेंड। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ कोरोस्पेंडिंग टू इट्स शोन इन फिगर 4.17a। इस कार की वेलोसिटी टाइम ग्राफ 4.17a में दिखाया गया है। फिगर 4.17a कांस्टेंट वेलोसिटी। यहां वेलोसिटी समय के साथ नहीं बदल रही, इसलिए वेलोसिटी कांस्टेंट है और एक्सीलरेशन 0। ग्राफ में हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, इसका मतलब हर समय वेलोसिटी सेम है। आगे लिखा है कि कंसीडर अनदर कार दैट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीज विद टाइम एज शोन इन टेबल 4.5। अब दूसरी कार का एग्जांपल लिया गया है जो शुरुआत में रेस्ट में है और समय के साथ उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। टेबल 4.5 में यहां पर टाइम और वेलोसिटी की क्वांटिटी दी गई है। हर 5 सेकंड में वेलोसिटी यहां पर 2.5 मीटर पर सेकंड में बढ़ रही है, इसीलिए एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। इस सिचुएशन में ग्राफ 14.17b में दिखाया गया है। इस सिचुएशन का ग्राफ फिगर 14.17b में दिखाया गया है। फिगर 14.17b बराबर समय में वेलोसिटी बराबर अमाउंट से बढ़ रही है, इसलिए एक्सीलरेशन कांस्टेंट है और वेलोसिटी की डायरेक्शन में है। ग्राफ ऊपर की ओर सीधी लाइन में है, इसका मतलब वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है और एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। यहां पर कंसीडर येट अनदर कार मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। यहां पर एक और एग्जांपल लिया गया है। अब तीसरी बार कार का एग्जांपल लिया गया है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड है। इट्स वेलोसिटी डिक्रीज विद द टाइम एज शोन इन टेबल 4.6। उसकी समय के साथ वेलोसिटी कम हो रही है। टेबल 4.6 में टाइम और वेलोसिटी की क्वांटिटी दी गई है। यहां आप देख सकते हो कि हर 5 सेकंड में वेलोसिटी 2.5 मीटर्स पर सेकंड से घट रही है, इसलिए एक्सीलरेशन कांस्टेंट नेगेटिव है। और इस सिचुएशन का ग्राफ 14.17c में दिखाया गया है। फिगर 14.17c बराबर समय में वेलोसिटी बराबर अमाउंट से घट रही है, इसलिए एक्सीलरेशन कांस्टेंट है और वेलोसिटी की ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ग्राफ नीचे की ओर सीधी लाइन में है, इसका मतलब वेलोसिटी लगातार कम हो रही है, एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है। यहां पर वेलोसिटी लगातार कम हो रही है और एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब तक हमने यह सीखा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखकर किसी भी समय पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पता की जा सकती है, लेकिन इस ग्राफ से सिर्फ वेलोसिटी ही नहीं बल्कि और भी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज निकाली जा सकती है। अब हम समझेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मदद से एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाले जाते हैं। स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन ऑन अ ग्राफ। पिछले सेक्शन में हमने पढ़ा था कि पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप हमें वेलोसिटी बताती है, यानी ग्राफ जितना ज़्यादा स्टीप होगा ऑब्जेक्ट उतनी तेजी से अपनी पोजीशन बदल रहा होगा।
क्वेश्चन इज व्हाट कैन यू फाइंड फ्रॉम द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन ऑन अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब यहां सवाल पूछा जा रहा है कि अगर पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप वेलोसिटी बताती है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप क्या बताती है। द स्लोप ऑफ अ लाइन ऑन अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स हाउ फास्ट द वेलोसिटी इज चेंजिंग विद टाइम द एक्सीलरेशन। मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप यह बताती है कि वेलोसिटी समय के साथ कितनी तेजी से बदल रही है। वेलोसिटी के चेंज की रेट को एक्सीलरेशन कहते हैं, इसलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करती है। फॉर द ग्राफ shown in figure 14.17a, there is no change in the height of the line from the x-axis. Its slope is 0. फिगर 14.17a में ग्राफ की लाइन पूरी तरह हॉरिजॉन्टल है। इसका मतलब यह है कि लाइन की हाइट एक्स एक्सिस से कहीं भी बदल नहीं रही। जब ग्राफ की हाइट नहीं बदल रही तब उसकी स्लोप 0 होती है। Hence, the velocity is constant and the acceleration is 0 in this case. क्योंकि स्लोप 0 है इसलिए एक्सीलरेशन भी 0 होगी। इसका मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है और समय के साथ उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। अब एक दूसरा ग्राफ लिया गया है यहाँ पर फिगर 14.17d, जो पहले वाले इंक्रीजिंग वेलोसिटी जैसे ग्राफ जैसा ही है, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा मार्किंग की गई है ताकि एक्सीलरेशन को आसानी से समझाया जा सके। इस ग्राफ में लाइन एक छोटा हिस्सा ए भी लिया गया है ताकि उसी पार्ट की सहायता से एक्सीलरेशन कैलकुलेट किया जा सके। पॉइंट ए पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को यू माना गया है। यहाँ इनिशियल वेलोसिटी है और यह इनिशियल वेलोसिटी है और उस समय को t1 से रिप्रेजेंट किया गया है। पॉइंट बी पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v है। यह फाइनल वेलोसिटी और टाइम को t2 कहा गया है। अगर वेलोसिटी में हुए चेंज को टाइम से में हुए चेंज से डिवाइड करें तो एक्सीलरेशन मिलता है। ग्राफ में बी सी वेलोसिटी का चेंज दिखाता है और सी ए टाइम का चेंज दिखाता है। तो फॉर्मूला है हमारे पास v माइनस यू डिवाइड बाई t2 माइनस t1 यानी बी सी डिवाइड बाई सी ए। यह एवरेज एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है। इससे फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी घटाकर उसे टोटल टाइम इंटरवल से डिवाइड किया जाता है। ग्राफ में यही काम BC और CA से डिवाइड करके भी किया जाता है। आगे लिखा है कैलकुलेशन में कि अब इस ग्राफ से वैल्यू लेकर एक्सीलरेशन कैलकुलेट की जा रही है। यहाँ 10 सेकंड से 20 सेकंड के बीच की एक्सीलरेशन निकाला गया है। यहाँ पर एक्सीलरेशन निकालेंगे। ग्राफ से देखा गया कि 10 सेकंड पर वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है और 20 सेकंड पर वेलोसिटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड है। तो टोटल यहां पर कैलकुलेशन करने के पर एक्सीलरेशन की वैल्यू मिलती है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब if we follow the above step for the graph shown in figure 14.7e, we obtain average acceleration to be minus 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यही मेथड डिक्रीजिंग वेलोसिटी वाली ग्राफ पर अप्लाई की जा रही है। इस ग्राफ में एक्सीलरेशन नेगेटिव आती है क्योंकि वेलोसिटी समय के साथ कम होती जा रही है। यहाँ नेगेटिव साइन यह बताता है कि एक्सीलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है। जब ऑब्जेक्ट स्लो डाउन करता है तब एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यहां वेलोसिटी कम हो रही है इसलिए एक्सीलरेशन नेगेटिव में है। नेक्स्ट टॉपिक, एरिया इनक्लोज बाय द लाइन ऑन अ ग्राफ एंड टाइम एक्सिस। अब ग्राफ में लाइन और टाइम एक्सिस के बीच का कुछ हिस्सा शेडेड दिखाया गया है। यह शेडेड एरिया एक इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शेडेड एरिया का कोई फिजिकल मीनिंग है या नहीं। इसका जवाब आगे दिया गया है फिगर 14.18a। इस ग्राफ में OA वेलोसिटी को दिखाया गया है और OC टोटल टाइम इंटरवल को। रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए उसकी लेंथ और ब्रीथ को मल्टीप्लाई किया जाता है। यहाँ वेलोसिटी और टाइम इंटरवल को मल्टीप्लाई किया जाएगा। क्योंकि यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है इसलिए यहाँ वैल्यू एवरेज वेलोसिटी के बराबर ही होगी। अब डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जा रहा है। एरिया ऑफ ट्राइंगल OABC इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच इनक्लोज एरिया डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब ग्राफ की वैल्यू रखकर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया जा रहा है। यहां वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है और टाइम इंटरवल 6 सेकंड है। दोनों को मल्टीप्लाई करके डिस्प्लेसमेंट 120 मीटर हासिल हुआ। इसका मतलब ऑब्जेक्ट ने 6 सेकंड में 120 मीटर डिस्प्लेसमेंट किया। यानी कार ने 6 सेकंड में ओरिजिन से 120 मीटर की डिस्प्लेसमेंट की। अब हमने यह इंपॉर्टेंट बात सीखी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का एरिया डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। अब कर्व या स्लोप ग्राफ के डिस्प्लेसमेंट निकालना सिखाया जा रहा है।
मान लीजिए हमें 10 सेकंड में से 20 सेकंड्स के बीच का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। इसके लिए ग्राफ की लाइन ए बी और टाइम एक्सिस के बीच इनक्लोज्ड एरिया निकाला जाएगा। यह एरिया उस ऑब्जेक्ट या डिस्प्लेसमेंट देगा, यह एरिया उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट देगा जो कांस्टेंट एरिया से चल रहा है। फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 10 सेकंड टू 20 सेकंड इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए बी डी ए which is equals to area of area of rectangle ACDE and area of triangle ABCE। मतलब इस शेडेड एरिया को आसान कैलकुलेट के लिए रेक्टेंगल और ट्राइंगल में डिवाइड किया गया है। यहां पर आप देख सकते हैं कि रेक्टेंगल और ट्राइंगल के फॉर्मूले को लगाकर दोनों का एरिया जोड़कर टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाला गया। अब ग्राफ की एक्चुअल वैल्यूज रखी जा रही है। पहले रेक्टेंगल का एरिया निकाला गया और फिर ट्राइंगल का एरिया निकाला गया। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट यहां पर, इसका मतलब है कार ने 10 सेकंड में 20 सेकंड्स के बीच में कुल 75 मीटर डिस्प्लेसमेंट किया। वी लर्न दैट by finding the slope and area from velocity time graph for motion with constant acceleration we can determine acceleration and displacement respectively। अब हमने यह सीखा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप से एक्सीलरेशन निकाली जाती है और ग्राफ के नीचे का एरिया डिस्प्लेसमेंट बताता है। यू हैव लर्न हाउ टू रिप्रेजेंट मोशन बाय ग्राफ, यानी अब तक आपने मोशन को ग्राफ की सहायता से रिप्रेजेंट करना सीख लिया है। अब आगे हम उन मैथमेटिकल इक्वेशंस को पढ़ेंगे जो मोशन को नंबर्स और फॉर्मूले की सहायता से डिस्क्राइब करती हैं। टॉपिक है काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। Let us consider the special case of motion with constant acceleration and try to derive some equation for analyzing such motion। अब हम मोशन के उस स्पेशल केसेस को पढ़ेंगे जिसमें एक्सीलरेशन कांस्टेंट होती है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हर बराबर समय में बराबर अमाउंट में बदलती है। ऐसे मोशन को समझने और कैलकुलेट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशन निकाली जाती है। इन्हें काइनेमेटिक इक्वेशन कहा जाता है। जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होती है तब हर मूवमेंट पर एक्सीलरेशन की वैल्यू सेम रहती है। इसीलिए इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन और एवरेज एक्सीलरेशन दोनों बराबर होती हैं। अब एवरेज एक्सीलरेशन वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इक्वेशन ड्राइव की जाएगी। फॉर्मूला इज a इक्वल्स टू v माइनस यू डिवाइड बाई टाइम। यहाँ पर u इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी, टाइम इंटरवल t मतलब टाइम इंटरवल और a फॉर एक्सीलरेशन। यह फॉर्मूला बताता है कि वेलोसिटी कितनी बदली और वह चेंज कितने समय में हुई। यहाँ फॉर्मूला रीअरेंज करने पर आता है ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू। अब इक्वेशन को रीअरेंज किया गया है, दोनों साइड्स को t से मल्टीप्लाई करके यह फॉर्मूला हमें मिला। नेक्स्ट फॉर्मूला v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यह पहली काइनेमेटिक इक्वेशन है। अब अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और टाइम पता हो तो इस इक्वेशन की मदद से किसी भी समय की फाइनल वेलोसिटी निकाली जा सकती है। नेक्स्ट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी का ग्राफ यहाँ पर फिगर 4.19 में दिखाया गया है। यह ग्राफ पिछले ग्राफ जैसा ही है, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट रेस्ट नहीं कर रहा है, स्टार्ट नहीं कर रहा है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी पहले से मौजूद है। ग्राफ में ए ओ इनिशियल वेलोसिटी u को दर्शाता है और ई ओ फाइनल वेलोसिटी को दर्शाता है। ग्राफ सीधी लाइन है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, ग्राफ सीधी लाइन में है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से बदल रही है और एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करती है। हमने पहले सीखा था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है। यहां ओ ए बी डी वाला शेडेड एरिया डिस्प्लेसमेंट को दर्शाता है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट ओ ए बी डी के एरिया के बराबर है। और एरिया निकालने का फॉर्मूला है ओ ए बी डी का एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, जिससे फॉर्मूला आपके सामने बना ये। तो इस पूरी कैलकुलेशन को सोल्व करने के बाद हमारे पास फॉर्मूला मिलता है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ इक्वेशन टोटल इसको सोल्व करेंगे, तो हमारे पास एक नई इक्वेशन आएगी वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस इक्वेशन में टाइम नहीं होता। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट दिए गए हों और फाइनल वेलोसिटी निकालनी हो।
तो यहाँ पर हमें 3 इक्वेशन मिली, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as। इन इक्वेशन को काइनेमेटिक इक्वेशंस कहा जाता है। ये इक्वेशन मैथमेटिकली बताती हैं कि समय के साथ ऑब्जेक्ट की मोशन कैसे बदल रही है। इन इक्वेशन की सहायता से हम फ्यूचर में ऑब्जेक्ट की पोजीशन या वेलोसिटी पता लगा सकते हैं। आगे लिखा है नोट में कि दिस काइनेमेटिक इक्वेशन आर वैलिड ओनली व्हेन द एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, कि ये सभी काइनेमेटिक इक्वेशन तभी सही तरीके से काम करती हैं जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो। अगर एक्सीलरेशन बार बार बदल रही है तो इन इक्वेशंस को सीधे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। While using kinematic equation for motion in a straight line in one direction, remember that distance travel and magnitude of displacement are equal. जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में केवल एक ही डायरेक्शन में मूव करता है तब डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड बराबर होती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट डायरेक्शन नहीं बदलता, इसलिए जितना रास्ता तय किया जाता है वही डिस्प्लेसमेंट भी बन जाता है। ऐसी मोशन में स्पीड और वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड भी बराबर होती है। इसका कारण यह है कि ऑब्जेक्ट केवल एक डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। आगे लिखा है इन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इन बोथ डायरेक्शन द साइन ऑफ यू वी ए एंड एस इन दिस इक्वेशन टेल अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी। अगर ऑब्जेक्ट कभी आगे और पीछे मूव कर रहा हो तब इक्वेशंस में आने वाली क्वांटिटीज ये सभी वी यू ए एस के पॉजिटिव या नेगेटिव साइन उनकी डायरेक्शन बताती हैं। तो पॉजिटिव साइन पॉजिटिव डायरेक्शन को बताएगा, नेगेटिव साइन अपोजिट डायरेक्शन को। नेक्स्ट टॉपिक है मोशन इन अ प्लेन। जब कोई ऑब्जेक्ट केवल एक सीधी लाइन में ना चलकर दो डायरेक्शन में मूव करता है तब उस मोशन को मोशन इन अ प्लेन या 2 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। जैसे एक व्हीकल एक दूसरी व्हीकल को ओवरटेक करना, एक व्हीकल का दूसरी व्हीकल को ओवरटेक करना, किक बॉल का कर्ड पाथ में जाना और सैटेलाइट का अर्थ के चारों ओर घूमना। इन सभी मोशन में ऑब्जेक्ट केवल आगे पीछे नहीं बल्कि ऊपर नीचे या दाएं बाएं डायरेक्शन में भी मूव करती है, इसलिए इन्हें 2 डायमेंशनल मोशन कहा जाता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहां आपको याद दिलाया जा रहा है कि आपने पहले भी क्लासेस में सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ा था। जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तब उसकी मोशन को सर्कुलर मोशन कहा जाता है, जैसे मैरी गो राउंड, झूला, फैन के ब्लेड्स और सैटेलाइट की मोशन। मैरी गो राउंड एग्जाम्पल में मान लीजिए कि एक चाइल्ड का एग्जाम्पल लिया गया है जो मैरी गो राउंड पर बैठा है। चाइल्ड सर्कुलर पाथ पर मूव करते हुए ए से बी और फिर सी तक पहुंचता है। अब पूछा जा रहा है कि चाइल्ड ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। डिस्टेंस ट्रेवल्ड वह पूरा कर्ड पाथ होगा जो चाइल्ड ने वास्तव में तय किया, इसलिए यहां डिस्टेंस कर्ड पाथ ए बी सी है। और डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट्स के बीच की शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होती है, इसलिए यहां डिस्प्लेसमेंट AC है। 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। अब पूछा जा रहा है कि चाइल्ड एक पूरा सर्कल घूमने पर कितना डिस्टेंस तय करेगा। अब एक पूरा रिवॉल्यूशन करने पर चाइल्ड सर्कल की पूरी बाउंड्री के बराबर डिस्टेंस तय करेगा, इसे सर्कमफेरेंस कहते हैं। अगर सर्कुलर पाथ का रेडियस r है तो सर्कल की सर्कमफेरेंस 2πr होती है। दूसरी तरफ लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, क्योंकि चाइल्ड वापस अपनी स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गया तो उसकी टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 कहलाएगी, क्योंकि जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो जाती है तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। नेक्स्ट है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में। अगर ऑब्जेक्ट का एक पूरा रिवॉल्यूशन करने में t टाइम लगता है तो उसकी एवरेज स्पीड डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होगी, यानी VAV इक्वल्स टू 2πr डिवाइड बाई टी। यह एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। 2πr टोटल डिस्टेंस ट्रेवल है और t फॉर टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम होती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है इसलिए एवरेज वेलोसिटी भी 0 होगी। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन के उसी स्पेशल केस को पढ़ाया जा रहा है जिसमें ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट रहती है। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है तब उसकी मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है कि स्पीड तो कांस्टेंट रहती है लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन लगातार बदलती रहती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हर मूवमेंट पर सर्कल में अलग पॉइंट पर होता है। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर ट्रैक। रेक्टेंगुलर ट्रैक में एथलीट्स हर साइड पर स्ट्रेट लाइन में चलता है, लेकिन कॉर्नर पर उसकी डायरेक्शन अचानक बदलती है। रेक्टेंगल के चारों कॉर्नर होने के कारण एथलीट को 4 बार डायरेक्शन बदलनी पड़ती है। फिर है हेक्सागोनल ट्रैक।
अब एथलीट हेक्सागोनल शेप में पाथ पर दौड़ता है। अब पूछा गया है कि अगर साइड्स की संख्या लगातार बढ़ती जाए तो क्या होगा। जैसे जैसे साइड बढ़ती है टर्न्स ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा साइड्स होने पर शेप्स लगभग सर्कल जैसी बन जाती है। सर्कल में हर मूवमेंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूसली बदलती रहती है। यही यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की सबसे इंपॉर्टेंट बात है। एक्टिविटी 4.5 लेट टेक अ रिंग सच एज एडहेसिव टेप रिंग एंड वन मार्बल। एक एक्टिविटी में एक रिंग और एक मार्बल लिया गया है। प्लेस द रिंग फ्लैट ऑन अ स्मूथ सरफेस एंड थ्रो द मार्बल इनसाइड द रिंग इन अ वे दैट इट रोटेट अलोंग द इनर बाउंड्री ऑफ द रिंग। रिंग को स्मूथ सरफेस पर रखकर मार्बल को उसके अंदर घुमाओ। रिंग को स्मूथ सरफेस पर रखकर मार्बल को उसके अंदर घुमाया जाता है ताकि वह सर्कुलर पाथ में मूव करे। मार्बल रिंग की इनर बाउंड्री के साथ साथ घूमती रहती है। प्रेडिक्ट मतलब यहाँ पर पूछा गया है कि अगर मार्बल के घूमते समय रिंग हटा दी जाए तो क्या होगा। मार्बल को कुछ देर सर्कुलर मोशन करने के बाद रिंग हटा दी जाती है। ध्यान रखा जाता है कि मार्बल की मोशन डिस्टर्ब ना हो। तो अब आपको क्या देखने को मिला। डज द मार्बल कंटिन्यू मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन और डज इट मूव इन सम अदर मैनर। कि क्या रिंग हटाने के बाद मार्बल सर्कुलर मोशन जारी रखता है या नहीं। एक्टिविटी को कई बार दोहराने के लिए कहा गया है ताकि रिजल्ट क्लियरली समझ आए। रिंग हटाने के बाद मार्बल सर्कुलर पाथ छोड़कर स्ट्रेट लाइन में मूव करने लगती है। जब रिंग हटती है तब मार्बल उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ती है जिस डायरेक्शन में वह इंस्टेंट पर मूव कर रही होती है। आगे रेडी टू गो बियॉन्ड पार्ट में लिखा है द वेलोसिटी एट अ पॉइंट इन अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कुलर एट दैट पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मतलब सर्कुलर मोशन में किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन उस पॉइंट पर बने टेंजेंट की डायरेक्शन में होती है। अ स्ट्रेट लाइन दैट मीट द सर्कल एट वन एंड ओनली वन पॉइंट इज कॉल्ड अ टेंजेंट टू द सर्कल एट दैट पॉइंट। जो स्ट्रेट लाइन सर्कल को केवल एक ही पॉइंट पर टच करे उसे टेंजेंट कहते हैं। इसके बारे में आप मैथमेटिक्स में आगे पढ़ोगे। लास्ट नोट कि हम सामान्य जीवन में एक्सीलरेशन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं जब व्हीकल्स की स्पीड बढ़ती है या घटती है। लेकिन एक्सीलरेशन केवल स्पीड चेंज होने पर ही नहीं होती। अगर केवल वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही हो तब भी एक्सीलरेशन होती है। यही कारण है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होने के बावजूद एक्सीलरेशन मौजूद होती है। आगे लिखा है कि आप जानते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बदलती है तो उसकी एक्सीलरेशन जीरो नहीं होती, यानी एक्सीलरेशन मौजूद होती है। वेलोसिटी बदलने के 3 तरीके हो सकते हैं, केवल स्पीड बदलने, केवल डायरेक्शन बदलने या दोनों बदले जाएं। इन तीनों सिचुएशन में वेलोसिटी बदलती है और एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होती है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट रहती है लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन हर मूवमेंट पर बदलती रहती है। इसलिए इस मोशन में एक्सीलरेशन होता है, यानी स्पीड कांस्टेंट, डायरेक्शन चेंजिंग, इसलिए वेलोसिटी चेंजिंग और इसीलिए एक्सीलरेशन प्रेजेंट। रेडी टू गो बियॉन्ड में लिखा है कि मोशन इज स्पेस सच एज अ कार क्लिंबिंग अप अ माउंटेन रोड, बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई और एन एयरक्राफ्ट मूविंग थ्रू एयर इज कॉल्ड मोशन इन 3 डायमेंशन। मतलब अब ऐसे मोशन की बात की जा रही है जो केवल प्लेन में नहीं बल्कि स्पेस में होता है, जैसे माउंटेन रोड पर ऊपर चढ़ती कार, बर्ड का स्काई में उड़ना या एयरक्राफ्ट का हवा में मूव करना भी ऐसे मोशन की एग्जाम्पल है। जब कोई ऑब्जेक्ट 3 डायरेक्शन में मूव करता है, लेंथ, ब्रीथ और हाइट, तब उस मोशन को 3 डायमेंशनल मोशन कहते हैं, जिनके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। तो आज की ये वीडियो हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। आज की